गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले दो बातें आपसे मैं करना चाहूँगा कि आप सफल तभी हो पाएंगे जब तक आप अपनी निरंतरता यानी कि पढ़ाई की रेगुलरिटी को अपने लाइफ में अपनाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई को और वो रेगुलर मैनर पे कीजिए। देखिए, कोई भी परीक्षा जो है वो कठिन नहीं होता है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे मास्टर जो हैं वो स्पेशल तरीके से आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं। चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, इसलिए उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग मूल रूप से क्या है, तो ब्रोकर हैं एक तरह से, है ना। जैसे ब्रोकर होता है ना, उस तरह का ये ब्रोकर है। माफिया है ये लोग, शिक्षा का दलाल है। ये लोग आपको कभी भी सही गाइडलाइन नहीं देगा। तो मेरा मंशा एक सीनियर होने के नाते आपको यही है कि आप रेगुलरिटी सिर्फ मेंटेन कीजिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो है वो आसमान से टपकता है। प्रश्न जो होते हैं वो ठीक जो आप किताब खरीदे हुए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो बड़ा पहाड़ बनाने का जो खेला करता है, ये कोचिंग माफिया वाले लोग करते हैं, है ना। जो तरह तरह के विश्व गुरु आए हुए हैं, ये लोग उस तरह का ये आडंबर पैदा करते हैं ताकि आप उनके कोचिंग में जाएं, एडमिशन लें, और वो जिसकी औकात 200 रुपये का नहीं है, आज वो 2000 करोड़ रुपये का मालिक बन बैठा है। तो ठीक है, किसी किसी का किस्मत होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो आपका मंजिल जो आप सेट करके रखे हैं वो आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। और कोई भी परीक्षा जो है वो कठिन नहीं होता है, हमेशा याद रखें। अन्यथा तो सब कुछ बेकार है। ऐसा थोड़ी है कि कोई किताब जो पब्लिश किया जाता है या वो मास्टर के दृष्टिकोण से तैयार नहीं किया जाता है, वो विद्यार्थी के दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। इसलिए आप पढ़ाई करें, है ना। आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जीवन में। चलिए, प्रश्न का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मानव की इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित है। प्रश्न है, जीडीपी एक संकेतक है जिसका उपयोग अक्सर किसी देश की सरकार द्वारा अपने आर्थिक स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसे हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में जीडीपी का है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है, जिसमें से कहा गया है कि केवल एक कथन सत्य है। अब वो कथन कौन सा सत्य है जिसकी चर्चा करते हैं। तो पहला कथन जो कहा गया है, ये कथन गलत है ना। इसमें है कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के लोगों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। ये क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि सकल घरेलू उत्पाद में भारत के क्षेत्र में किसी विदेशी द्वारा किए गए उत्पादन का भी हिसाब शामिल हो सकता है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो याद रखें कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या है, भारत के क्षेत्र में किसी विदेशी द्वारा किए गए उत्पाद का हिसाब भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा भी है गलत और चौथा भी गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो पहला गलत है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के आर्थिक क्षेत्र में किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। किसी देश के लोगों द्वारा किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के लोगों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यहाँ पर क्या है कि किसी देश के लोगों द्वारा, लेकिन वहाँ के आर्थिक क्षेत्र को यानी कि क्षेत्र को इंक्लूड नहीं किया, इस कारण से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि सही है, सकल घरेलू उत्पाद में भारत के किसी विदेशी द्वारा किए गए उत्पाद का हिसाब रखा जा सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि जीडीपी जीवन स्तर और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मामले में आर्थिक असमानता को नहीं दर्शाता है। तो तीसरा में जो कहा गया था कि सकल घरेलू उत्पाद जीवन स्तर और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संदर्भ में आर्थिक असमानता को दर्शाता है, ये गलत है। चौथा एक्सप्लेनेशन है कि वास्तविक जीडीपी को स्थिर मूल्य पर मापा जाता है, नाममात्र जीडीपी को वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। यानी कि रियल जीडीपी की जब गणना बात होगी तो रियल जीडीपी में किस मूल्य पर मापा जाएगा? तो स्थिर मूल्य पर। और नॉमिनल जीडीपी को किस मूल्य पर मापा जाएगा? तो करंट मूल्य पर मापा जाएगा, करंट प्राइस पर मापा जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है कि आर्थिक प्रणाली एक समाज के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और आवंटन की प्रणाली है। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन जो सही है उसे बताना है, तो इसमें केवल 2 कथन को सही बोला गया है। पहला कथन गलत है। पहला कथन में कहा गया है कि समाजवाद के अंतर्गत सरकार केंद्रीय योजना प्रणाली के संदर्भ में पूरी तरह पृथक रहती है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्त बाजार यानी कि फ्री मार्केट प्रणाली और निजी स्वामित्व के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद होती है, ये सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो पहला कथन है कि समाजवाद के तहत सरकार केंद्रीय नियोजन प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमें सही कोड को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गलत कौन सा है, तो 2 और 3 गलत है ना। एक सही है, एक जो है वो क्या है, मूल रूप से सही है, और 2 और 3 जो है वो गलत है। एक में कहा है कि बेबलेन वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। बाकी बात गिफेन वस्तुओं के बारे में बोला है कि गैर विलासिता वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, ये गलत है, मूल रूप से गलत है। फिर है कि बेबलेन और गिफेन दोनों वस्तुएं मांग के नियम का पालन करती है, ये भी मूल रूप से गलत है। अब चर्चा करते हैं, ये जो नाम है बेबलेन है, गिफेन है, ये क्या है। तो इस चर्चा में आया है कि कथन एक सही है, बेबलेन समान विलासिता के सामान है जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए डिजाइनर हैंडबैग, आईफोन, है ना, ये पहला का उदाहरण है। दूसरा गलत है क्योंकि गिफेन वस्तुएं गैर विलासिता वाली वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए ब्रेड, है ना, गिफेन गुड्स में उदाहरण क्या आएगा, ब्रेड आएगा। ये क्या है, गैर विलासिता की वस्तुएं हैं। ये अर्जेंट गुड्स है जिनकी कीमत जो है बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। फिर तीसरा कथन जो है वो गलत है, बेबलेन और गिफेन दोनों ही वस्तुएं मांग के नियम का पालन नहीं करती है। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है ना। ये है परिभाषा मांग का नियम का। मांग का नियम का परिभाषा क्या है, तो कीमत जब किसी गुड्स और सर्विसेज का बढ़ेगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो इस कारण से कथन 3 जो है गलत है। अगला है मूल्यह्रास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को बोला गया है, किसी भी अचल परिसंपत्ति के उद्धृत मूल्य में कमी। इसका एक्सप्लेनेशन को देखें तो मूल्यह्रास समय के साथ टूट फूट के कारण उत्पादन के कारक की कीमत में होने वाली कमी है। यह कम हुआ मूल्य कंपनी के आय विवरण के में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जिससे लेखा अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग की वास्तविक लागत को दर्शाने में मदद मिलती है। तो मूल्यह्रास को अंग्रेजी में डेप्रिसिएशन कहते हैं, इकोनॉमी का टर्म है ये डेप्रिसिएशन। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में कोई मशीन अगर कार्य कर रहा है, जैसे छपाई का काम कर रहा है, किताब को बनाने में छपाई होता है, तो पहला साल जो होता है वो मशीन नया होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मशीन के कल पुर्जे में घिसावट आती है, वही है मूल्यह्रास और डेप्रिसिएशन। तो इसके कारण क्या होता है, उसे मेंटेनेंस में भी खर्च होता है, और जब मेंटेनेंस में खर्च होगा तो ईयर के लास्ट में जब उसका प्रॉफिट की गणना किया जाता है तो वैसे में उस मेंटेनेंस को काउंट किया जाता है। तो यही है मूल्यह्रास से जुड़े हुए मूल पॉइंट। अगला है कि जीडीपी गणना की व्यय विधि में जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में किए गए व्यय को जोड़कर की जाती है। निम्नलिखित में कौन व्यय विधि द्वारा जीडीपी की गणना का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर कितने कथन सत्य हैं वहाँ बताना है। तो इसमें कहा गया है कि केवल 2 कथन सत्य है। तो केवल 2 कथन में क्या क्या है, तो देखिए, व्यय विधि द्वारा जीडीपी गणना के भाग निम्नलिखित हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय, है ना, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय और निर्यात आयात। ये सभी क्या है, तो व्यय विधि द्वारा जीडीपी की गणना के भाग है। इसमें से केवल 2 कहा गया है, ये आएगा निजी निवेश व्यय और दूसरा आएगा सरकार अंतिम उपभोग व्यय। चलिए अगला प्रश्न है कि घरेलू क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र है
जो सरकार द्वारा प्रशासित होता है, जिसके भीतर व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का मूल्य संचलन होता है। भारत के घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के राज्य क्षेत्र में विदेशी सरकारों के दूतावास और वाणिज्य दूतावास। अब शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देश का प्रादेशिक जल, विश्व के विभिन्न भागों में देश के निवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान, किसी देश के दूतावास और सेना विदेश में स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि अवसर लागत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें बताना है कि उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल 2 कथन इसमें सही है। अवसर लागत का उपयोग करके भावी प्रतिफल का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, है ना। अब इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 जो था वो गलत था। किसी उत्पाद की अवसर लागत वह सर्वोत्तम विकल्प है जिसे छोड़ा गया। इसका अर्थ है जब एक विकल्प को दूसरे विकल्प के ऊपर चुना जाता है तो विकल्प को छोड़ने से होने वाली लागत अवसर लागत कहलाती है, याद रखें। दूसरा है, ये सही है कि अवसर लागत का उपयोग करके भविष्य के रिटर्न का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर बोला गया है कि केवल 1 कथन सत्य है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही माना गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया गया मूल ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये एक डिफिनीशन है, इसे आप याद रखें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया गया मूल्य ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। दूसरा में है कि व्यक्तिगत आय उपभोग व्यय पर खर्च करने के लिए उपलब्ध आय का समस्त भाग है। तीसरा है किसी देश के एक व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में औसत आय को विदेश से शुद्ध कारक आय कहा जाता है। ये दोनों गलत है। चर्चा करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाया गया मूल्य ह्रास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देता है। फिर है कि सरकार को जुर्माने जैसे करों और गैर कर राजस्व का भुगतान भी शामिल है। कथन 3 गलत है। किसी देश के एक व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो याद रखें, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो किसी देश के एक व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ग्रीन जीडीपी शब्द का सही स्पष्टीकरण बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पर्यावरणीय क्षति के कारणों को कुल घरेलू उत्पाद से घटाकर सतत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्राप्त किया जाता है ना। इसे ही कहते हैं हरित सकल घरेलू उत्पाद। एक्सप्लेनेशन को देखें तो ग्रीन जीडीपी यानी कि पर्यावरणीय रूप से समायोजित जीडीपी की गणना पर्यावरणीय क्षति के कारकों को जीडीपी से घटाकर, है ना, संधारणीय जीडीपी तक पहुंचाने के लिए की जाती है। यह इस बात का माप है कि कोई देश संधारणीय आर्थिक विकास के लिए कितना तैयार है ना। इसका उद्देश्य आर्थिक कल्याण का एक अधिक व्यापक संकेतक प्रदान करना है जो संधारणीयता पर विचार करता है। अब आता है कि इसके हरित सकल घरेलू उत्पाद की दिशा में कुछ कदम क्या हैं। तो ऐसे में है कि हाइड्रोजन मिशन, है ना, जिसमें हरित ऋण कार्यक्रम, जैव इनपुट केंद्र, गोवर्धन कार्यक्रम। प्रश्न है कि आर्थिक वृद्धि विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। तो इनमें से केवल 2 कथन सत्य है, जिसमें से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सत्य है। ऑप्शन 1 में है कि आर्थिक वृद्धि को किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से मापा जा सकता है, जबकि आर्थिक विकास लोगों की नैतिकता की भावना के संदर्भ में लागू होता है। चौथा है कि आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों की कमी को ध्यान में नहीं रखा जाता, याद रखें, जिससे प्रदूषण, भीड़भाड़ और बीमारियां पैदा हो सकती है। तो ये डिफिनीशन है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में। दूसरा और तीसरा मूल रूप से गलत है, जिसमें है कि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा में सुधार और गरीबी में कमी से है। ये गलत है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को भी आर्थिक विकास सूचकांक द्वारा ध्यान में रखा जाता है। ये भी मूल रूप से गलत है। अब चर्चा करते हैं
पहला तो सही है ना। दूसरा जो है वो गलत क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं। तो आर्थिक विकास से तात्पर्य साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा में सुधार और गरीबी में कमी से है। आर्थिक विकास केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखता है। दो गलत क्यों था, तो आर्थिक विकास के जगह पे यहाँ पे वृद्धि को दर्शाया गया है, इस कारण से ये डिफिनीशन गलत है। तीसरा जो है वो गलत क्यों है, तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को आर्थिक वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अलिखित आर्थिक गतिविधि शामिल होती है। यहाँ पर क्या कहा गया था कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को आर्थिक विकास सूचकांक पर ध्यान में रखा जाता है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें सही कोड को बताना है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर सही कहा गया है। पहले दो कथन जो हैं वो गलत है। पहला जो दो कथन है वो क्या है, वो गलत है। तीसरा है कि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के बिना संभव नहीं है। याद रखें, आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि के बिना संभव नहीं है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बिना संभव है। याद रखना है इस डिफिनीशन को। एक्सप्लेनेशन में पहला जो है वो आर्थिक विकास एक विकसित देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग से संबंधित है, जबकि आर्थिक वृद्धि एक अविकसित देश के संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। दूसरा है कि आर्थिक विकास केवल गुणात्मक परिवर्तन लाता है और आर्थिक वृद्धि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन लाता है। देखिए, ये प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए इस प्रश्न पर आप गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो पहला कथन गलत क्यों है, क्योंकि आर्थिक विकास एक अविकसित देश के संसाधनों के उपयोग से संबंधित है, जबकि आर्थिक वृद्धि एक विकसित देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग से संबंधित है। एक अवधारणा के रूप में वृद्धि विकसित देशों से संबंधित है, जबकि विकास अविकसित देशों के से संबंधित है। याद रखना है इस पॉइंट को। फिर कथन दो जो है वो गलत क्यों था, है ना, क्योंकि आर्थिक विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन लाता है और आर्थिक वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। याद रखें कि आर्थिक विकास जो है वो क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन लाता है। यह क्या है, यह एक व्यापक अवधारणा है। और आर्थिक वृद्धि क्या है, एक संकीर्ण अवधारणा है ना, ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। इससे आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि संभव है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण में सामान्य रूप से प्राप्त की जाने वाली स्वतंत्रता और विशेष रूप से कार्य करने की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो डी को बोला गया है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। पहला है कि कार्यप्रणाली एवं क्षमता दृष्टिकोण का एक प्रमुख भाग है। कार्यों की संयोजन, कार्यशीलता उन कार्यों का समूह है जो लोग करते हैं, जबकि क्षमता अवसर के विचार और उनकी भावनात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित केस स्टडी पर विचार करें और निम्नलिखित विकल्पों को चिन्हित करें। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है कि दो भूखे लोग हैं जिन्हें ठीक से पोषण नहीं मिला। एक इथियोपिया का अकाल का शिकार है, दूसरा व्यक्ति तिब्बत पर कब्जे के विरोध में वाशिंगटन में चीनी दूतावास के सामने भूख हड़ताल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि कौन से सही कोड है उसे बताना है। तो पहला को सही बोला गया है। पूर्व की स्थिति कामकाज से संबंधित है, जबकि बाद की स्थिति क्षमता से संबंधित है। कैसे, तो पूर्व व्यक्ति यानी कि इथियोपिया के मामले में ये क्या है, अकाल का शिकार है। इसमें अच्छी तरह से पोषित होने की क्षमता का अभाव है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और उसके पास अच्छी तरह से पोषित और भूख से युक्त होने की क्षमता यानी स्वतंत्रता विकल्प का क्या है, अभाव है। दूसरा का उदाहरण है जो कि वाशिंगटन में चीनी दूतावास के सामने भूख हड़ताल पर बैठा है। दूसरे व्यक्ति ने भूख रहने का विकल्प चुना और इसलिए वह इस कार्य को करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक एक सारांश समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के बुनियादी पहलुओं में किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। वे 3 बुनियादी पहलू क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुनियादी जीवन स्तर। प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सही कथन को बताना है, तो यहाँ पर बोला गया है कि उपर्युक्त सभी कथनें जो हैं वो सही है। पहला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना उस वर्ष हुई जब कांग्रेस कट्टरपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। दूसरा है भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित था। तीसरा है कि हमारे देश के 2 भागों में विभाजन से जूट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये सभी कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना 1907 में भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने की थी। इसने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 गुटों में विभाजित हो गई, अर्थात उदारवादी और गरम दल। फिर है कि कथन 2 सही है। भारत का आधे से ज़्यादा विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित था। भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत थी। भारत में सभी आयात शुल्क या तो पूरी तरह से हटा दिए गए या नाममात्र दरों पर कम कर दिए गए थे। फिर कथन 3 जो है वो भी सही है कि हमारे देश के 2 हिस्सों में बंटवारा जूट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जूट उत्पाद के अंतर्गत आने वाला अधिकांश क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी का जो बांग्लादेश है वहाँ चला गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निर्माण का समर्थन करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। शिक्षित शिक्षक ज्ञान प्रदान करके छात्रों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये मानव पूंजी निर्माण का एक उदाहरण है। ये सभी प्रोडक्टिविटी से संबंधित उदाहरण हैं कि उत्तम प्रोडक्टिविटी कैसे लाया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत। लेकिन जो चौथा है वो मानव पूंजी से जुड़ा हुआ उदाहरण है। अगला है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर अभिकथन ये है जिसमें कहा गया है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप है। कारण बताया गया है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर सभी वस्तुओं की कीमतों को दर्शाता है, चाहे वे घरेलू स्तर पर उत्पादित हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ पर हमें सही कोड को पहचान करना है। तो इसका उत्तर सी है। ए सत्य है और कारण आर असत्य है। चर्चा करते हैं असत्य क्यों है। तो कथन ए सही है। जीडीपी डिफ्लेक्टर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप है। कारण आर गलत है। जीडीपी डिफ्लेक्टर केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। इसमें विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को खपत शामिल नहीं है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेक्टर के संबंध में अगर प्रश्न आए तो इस पॉइंट को याद रखें। अगला है कि ग्रीन वॉशिंग रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसके संबंध में सही विकल्प को चिन्हित करें। यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन सी कि यह व्यवसायों द्वारा विकसित की गई एक रणनीति है जिसका उद्देश्य लोगों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि उनके उत्पादों का पर्यावरण पर वास्तविक परिदृश्य से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो ग्रीन वॉशिंग या ग्रीन सीनिंग व्यवसायों द्वारा विकसित की गई एक रणनीति है जिसका उद्देश्य लोगों को यह सोचना है कि उनके उत्पादों का वास्तविक परिदृश्य की तुलना में पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह एक सफल विपणन रणनीति के साथ एक बेईमान बिक्री रणनीति भी है। इसे भी याद रखना है ना। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है कि असंतुलित विकास उन अविकसित देशों में अधिक प्रचलित है जिनके पास मानव सामग्री और धन के अपर्याप्त संसाधन हैं। कारण मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के भीतर पूंजी आधार का विस्तार करने के बजाय अस्तित्व बनाए रखना है। तो यहाँ पर हमें सही कोड का चयन करना है। इसमें से सही कोड है ऑप्शन ए सही है ना, और आर भी सही है, यानी कि अभिकथन ए सही है और इसका कारण जो है आर वो भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो असंतुलित विकास अविकसित देशों में देखा जाता है क्योंकि वहाँ पूंजी की मात्रा कम होती है, इसलिए कुछ ही क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप असंतुलन और असंगति होती है।
असंतुलित विकास एक अल्पकालिक रणनीति है, क्योंकि संतुलित विकास के विपरीत कुछ प्रमुख क्षेत्रों का विकास कम समय में संभव है। तो ये था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया लगभग 21 प्रश्नों को और इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने देखा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखें, ये इकोनॉमी से जुड़े हुए बीपीएससी में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर गहनतापूर्वक आप बने रहेंगे तो आने वाले जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आप अच्छे से इकोनॉमी सेक्शन में स्कोर कर पाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एमसीक्यू के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।